हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर सन 2024 का सेट नंबर 3 347 GB। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के सॉल्व करेंगे। इससे पहले के सारे क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं बेटा। 5 में क्वेश्चन क्या दे रखा है? मोलर चालकता से आप क्या समझते हैं? मोलर चालकता क्या है ये हमको समझाना है। ठीक है, फिर बताना है 0.02 मोल लीटर की घात -1 KCl बिलियन से भरे सेल का प्रतिरोध 480 ओम है। बिलियन की मोलर चालकता परिकलित कीजिए, जहां सेल स्थिरांक दे रखा है 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे मोलर चालकता क्या है। ठीक है बेटा, तो मोलर चालकता क्या होती है? जब किसी सेल में वैद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला होता है तब इसकी चालकता को ही मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है बेटा, फिर सुनो, जब किसी बिलियन में वैद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो तब इसकी चालकता को हम मोलर चालकता कहते हैं। क्लियर? ठीक है बेटा, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी बर्तन है, ठीक है, इसमें बिलियन बना हुआ है। क्या बना हुआ है बेटा? बिलियन बना हुआ है, और इसमें वैद्युत अपघट्य घुला हुआ है, मान लीजिए NaCl घुला हुआ है। वो कितना है? 1 मोल घुला हुआ है। तब इस बर्तन में जो बिलियन की चालकता होगी उसको हम क्या कहेंगे? मोलर चालकता कहेंगे। ठीक है, जब किसी बिलियन में विलय का 1 मोल घुला होता है, जब किसी बिलियन में वैद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला होता है तब इसकी चालकता को ही मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है बेटा, अब सुनेंगे ध्यान से। देखो, मोलर चालकता को हम लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन से हमने क्या देखा अभी कि मोलर चालकता जो होती है वो बिलियन के जो आयतन होता है उसके समानुपाती ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे B इक्वल टू बेटा क्या होता है? 1/c या n/c, और n यहाँ पे क्या है? 1 मोल है। तो n इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट कर देंगे बेटा। क्या पुट कर देंगे? यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो V इक्वल टू 1/c। चले देंगे कप्पा अपॉन 1/c। बेटा इसको कप्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कप्पा। कडप्पा से कप्पा, कडप्पा से कप्पा याद रखो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 1/c, तो आ जाएगा लैम्डा m इक्वल टू K/c। ठीक है बेटा, या हम लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये हमने जो लिखी ना C मोल प्रति लीटर में है, अगर हमारे लिए इसको मोल पर ml में बदलना होगा तो 1000 से ऊपर गुणा कर देंगे तो ये मोल पर ml में हो जाएगा। ये इसका रहा बेटा मोलर चालकता का फॉर्मूला। ठीक है, चलो इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल में हमारा क्या क्या दे रखा था बेटा? सुनो, न्यूमेरिकल में दे रखा था कि 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl बिलियन से भरे सेल का प्रतिरोध 480 ओम में है। ठीक है, तो बेटा देखो क्या दे रखा है हमारे लिए? सांद्रता दे रखी है 0.02 मोल लीटर इनवर्स, और प्रतिरोध दे रखा है 480 ओम, और सेल स्थिरांक दे रखा है 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स, और हमारे लिए मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो बेटा हम फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला होता है कडप्पा इक्वल टू, कडप्पा मतलब कप्पा, कडप्पा मतलब कप्पा। ठीक, कप्पा बोलते बेटा, कडप्पा नहीं बोलते इसको, मस्ती में कह रहा हूँ कडप्पा। तो कप्पा इक्वल टू होता है G*/R। G* की वैल्यू होती है 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन 480 इंटू 100 ओम। ठीक है बेटा, तो अगले हम बढ़ते हैं। अगले हम देखते हैं बेटा, यहाँ पर 129 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, 100 ओम कैसे आ गया तुम पता है? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 129 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 48 इंटू 10 की घात 3। ठीक है, चलो अगले बढ़ते हैं हम लोग बेटा। अगले बढ़ते हैं तो आता है भाग देंगे तो आएगा कप्पा इक्वल टू 2.68 गुणे 10 की घात -3 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और सुनेंगे ध्यान से। हम जानते हैं कि मोलर चालकता कप्पा इक्वल टू C होता है, तो कप्पा की वैल्यू निकाल ली, C की वैल्यू ये है हमने। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन किया तो हमारा ये आंसर रहा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझाइए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का मान दे रखा है 5.5 गुणे 10 की घात -14 सेकंड इनवर्स। अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल की गणना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बताना है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझाइए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है बेटा? हमें सबसे पहले तो ये बतानी है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं बेटा? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम लिख देते हैं, माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया इस प्रकार है। मान लेते हैं R2 प्रोडक्ट। ठीक है,
अब इसका रेट इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो हम लोगों को कक्षा 10 में पढ़ाया गया है, ठीक है ना। तो कैसे पढ़ाया गया है बेटा, 10 में नहीं यार 11वीं में। रेट इक्वेशन क्या करते हैं, द्रव्यमापक क्रिया का नियम क्या होता है, जो इसका रेट होता है वो समानुपाती होता है रिएक्टेंट के, ठीक है बेटा। और रिएक्टेंट पावर कितनी है, 1 है। तो हम लिख सकते हैं रेट इक्वल टू के और आर की पावर 1, ठीक है। ये कहलाएगा वेग समीकरण। क्या कहलाएगा, वेग समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेग समीकरण कहलाएगा। तो इस वेग समीकरण में आप देख रहे हैं, इस वेग समीकरण में जो सांद्रता पद है आर, इसकी घात कितनी है, 1 है, ठीक है। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रता की घात 1 होती है या सांद्रता पद की घात 1 होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, शून्य कोटि की नहीं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया। ये क्या है, वेग समीकरण। ये क्या है बेटा, वेग समीकरण है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घात 1 होती है, तब इसको हम क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे सांद्रता पद की घात कितनी है, 1 है, तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मैंने क्या लिख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है वह अभिक्रिया जिसका वेग रिएक्टेंट के, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक ठाक लिखा हुआ है। वह अभिक्रिया जिसका वेग रिएक्टेंट के एक सांद्रता पद पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है बेटा। ये भी बिल्कुल ठीक ठाक लिखा हुआ है। तो जैसे मैं लिखा था, जो मैं अभी बोल रहा था रेफरेंस, वो भी ठीक है। मैं क्या बोल रहा था अभी, जब किसी, जो क्या है बेटा, वेग समीकरण। ये क्या है, वेग समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण सांद्रता पदों की घातों का योग 1 होता है, तो इसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे आप देख सकते हो, या जो लिखा हुआ है ये भी बिल्कुल ठीक ठाक लिखा हुआ है, ऐसे भी आप देख सकते हो। तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण होते हैं, दे रखा है एथेन लिखा हुआ है बेटा, गैस स्टेट में है, H2 से रिएक्शन कर रहा है तो बन रहा है C2H6, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो रेट हो जाएगा, रेट जो वेग समीकरण होता है प्रैक्टिकली है, तो वेग समीकरण होता है प्रैक्टिकली निकाला जाता है ये, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली आया है C2H4 की पावर 1 H2 की पावर 0। तो ये देखो, ये जो वेग है ना, तो इसके वेग समीकरण में सांद्रता की घात कितनी है बेटा, 1 है, तो इसलिए प्रथम कोटि अभिक्रिया। या वैसे कह सकते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग है वो सांद्रता के 1 घात, मतलब एक ही पद पर डिपेंड करता है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो या एक पद ये है बेटा, एक पद ये है, एक पद ये है। तो हम कह सकते हैं जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो अभिकारक है, जो कोई रासायनिक अभिक्रिया है, वो सिर्फ एक ही पद पर डिपेंड करती है, तो वो प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे कह लो, ऐसे कह दो, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग समीकरण, ये क्या है बेटा, वेग समीकरण। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रता की घात 1 होती है, तब इसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। फिलहाल हम देखेंगे इसमें जो वैल्यू दे रखी है बेटा, न्यूमेरिकल भी दे रखा है इसके साथ में। देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखा है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान इतना दे रखा है, तो अभिक्रिया के अर्धायुकाल की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक केवल दे रखे हैं, अर्धायुकाल ज्ञात करना है हमारे बेटा, ठीक है। तो देखो यहाँ से देखो वो न्यूमेरिकल देखते हैं। वेग स्थिरांक वैल्यू इतनी है, t हाफ याद करेंगे, हम जानते हैं t हाफ इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन k, ठीक है। फॉर्मूला भी लिख लेना बेटा आप लोग, देखो मैं आपको लिख देता हूँ फॉर्मूला, जो लिखा करो फॉर्मूला लिखने से ना, तो बेटा ध्यान रखना पेपर में फॉर्मूला जरूर लिखना है। T1/2 इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ये फॉर्मूला जो लिखना है, क्योंकि बेटा बाई चांस में कैलकुलेशन गलत होगी ना, तो इस फॉर्मूले का नंबर मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो लिखना है उसके बाद ये कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। तो बेटा देखो उसका हमने ये वैल्यू रख दी, हमने कैलकुलेशन किया, तो ये हमारा आंसर आ गया, टी हाफ की वैल्यू ये हमारी आ चुकी है, ठीक है ना। आप लोग देख लेना इसको आसानी से करके। अगला जो क्वेश्चन है इसका ग वाला पार्ट लिखा है, लैंथेनाइड संकुचन की स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। तथा कारण बताइए कि संकर तत्वों के अनेक यौगिक रंगीन क्यों होते हैं भैया, कलरफुल क्यों होते हैं, ठीक है। तो सुनेंगे ध्यान से बेटा। देखो लैंथेनाइड संकुचन की हमारे लिए जो अंकुचन होता है, संकुचन होता है, इसकी व्याख्या करनी है। वैसे लैंथेनाइड संकुचन कहते किसे हैं पहले ये समझ लो, उसका इसके हम एक्सप्रेशन देखेंगे बेटा, ठीक है। तो शायद हमने लिख रखा होगा लैंथेनाइड अंकुचन के बारे में। देखो देखते हैं लैंथेनाइड अंकुचन किसे कहते हैं, ठीक है। पहले समझ लेते हैं लैंथेनाइड अंकुचन होता क्या है, फिर उसकी व्याख्या बताएंगे आप लोगों की बेटा, ठीक है। तो बेटा देखो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, उसमें जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, या हम कह सकते हैं लैंथेनाइड सीरीज में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, किसी भी लैंथेनाइड सीरीज में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, लैंथेनाइड सीरीज में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं, तब इनकी परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। इनकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है बेटा, घटती जाती है। इसको ही हम लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। फिर समझो बेटा,
फिर सुनेंगे, ध्यान से बेटा सुनो। जब लेंथेनॉइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तब इनके एटम का साइज घटता जाता है। इस बड़े घटना को लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। ठीक है, अब बात यह है, लेंथेनॉइड संकुचन समझ में आ गया सर, लेकिन ये तो समझाओ यार कि कारण क्या है। लेंथेनॉइड संकुचन को स्पष्ट रूप से व्याख्या करनी है, इतनी थोड़ा बताना है। चलो व्याख्या मैं आपको समझाता हूं। ठीक है बेटा, देखो व्याख्या सुनो। व्याख्या के लिए हम एक डायग्राम शो करते हैं आपके लिए, तो समझ में आएगा आपके लिए। देखो ध्यान सुनना। देखो बेटा, जब जो लेंथेनॉइड सीरीज होती है, लेंथेनॉइड, ठीक है, ला से स्टार्ट होती है, लासी पर नट ऐसी स्टार्ट होती है, ठीक है, लास्ट तक होती है ऐसे। तो ये लेंथेनॉइड सीरीज में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो प्रोटॉन चाहे घटती है, मैं यही तो कह रहा हूं आपको, उसको लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। ध्यान सुनेंगे। देखो, इसका परमाणु क्रमांक होता है 57, इसका होता है 58, इसका होता है 59, इसका होता है 60, ऐसे बढ़ता जाता है। तो बेटा सीधी सी बात है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक होता क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक क्या होता है बेटा? प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, अर्थात नाभिक की शक्ति बढ़ती है। अब आते हैं यहां पर बेटा, जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नाभिक की शक्ति क्या हो रही है? नाभिक की शक्ति लगातार बढ़ रही है। ओके, समझ में आ रहा है? नाभिक की शक्ति बढ़ रही है। ठीक है, और जब एफ ऑफ कोर्स का एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? एफ ऑफ कोर्स में जाएगा। क्या जाएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? एफ ऑफ कोर्स में जाएगा। और मैं आपको बताऊं, एफ ऑफ कोर्स का जो आवरण प्रभाव होता है बड़ा कमजोर होता है। आवरण प्रभाव कैसा होता है बेटा? कमजोर होता है। तो आवरण प्रभाव क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। आवरण प्रभाव क्या होता है पहले वो समझ लीजिए, फिर समझ में आएगा आपको। देखो बेटा, आवरण प्रभाव कैसे कहते हैं मैं आपको समझा देता हूं। देखो, जैसे कोई ये नाभिक है, इसके चारों तरफ ये लेयर होती है ऐसे करके, ठीक है ना। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन होते नहीं होते हैं लेयर के अंदर, इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर लेयर ऐसी होती है, देखो ये लेयर है, और इन लेयरों के अंदर क्या रहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये नेगेटिव लेयर हो जाती है। कैसे? ये एक नेगेटिव लेयर है बेटा, और दूसरी एक ये नेगेटिव लेयर है। तो ये नेगेटिव लेयर और नेगेटिव लेयर के बीच में प्रतिकर्षण बल लगने लगता है। क्या लगता है बेटा? प्रतिकर्षण बल लगे लगता है। क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। तो ये प्रतिकर्षण बल को ही हम आवरण प्रभाव कहते हैं। कोई परमाणु से तना हुआ रहता है, उभरा हुआ रहता है, मोटा सा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनकी जो लेयर्स होती हैं, जो लेयर्स हैं, इन लेयर्स के बीच में बेटा क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। इसको हम आवरण प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। आवरण प्रभाव, आवरण क्या है? एक प्रतिकर्षण बल है। जैसे गुब्बारा है, गुब्बारा जैसे मान लीजिए गुब्बारा है, ठीक है, ये फूलेगा कब? ये तभी तो फूलेगा जब इसमें हवा भरेंगे। तो हवा क्या होती है? हवा भरते हैं, उसे प्रतिक्रिया करते हैं तो गुब्बारा फूलता है। गुब्बारा फूलता है, ठीक है। जो गुब्बारा फूल रहा है उसको बोलते हैं आवरण प्रभाव। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? आवरण प्रभाव। ठीक है, लेकिन एक गुब्बारा ऐसा जिसका आवरण प्रभाव क्या है? बहुत कम है। इसका आवरण प्रभाव क्या है? बहुत कम, मतलब फूलने की क्षमता बहुत कम है। तो इसमें कितनी भी हवा भरो साला फूलेगा ही नहीं है। सुन मारी बेटा बात, ठीक है ना? आवरण प्रभाव समझ गए? चलो अब आते हैं इस पे। बेटा देखो, ऐसा ही तुम याद रख लो इस बात के लिए कि जो हमारा एफ ऑफ कोर्स होता है, इसका आवरण प्रभाव बहुत कम होता है। ठीक है बेटा, इसका आवरण प्रभाव क्या होता है? बहुत कम होता है। तो जो एफ ऑफ कोर्स के एलिमेंट होते हैं, एफ ऑफ कोर्स के तत्व किसे कहते हैं? बेटा तो जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑफ कोर्स में एंटर कर जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। ठीक है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑफ कोर्स में एंटर करता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑफ कोर्स में एंटर करता है। और तो जो गुब्बारा भैया जो है, जो फूलता ही नहीं, कितने भी इलेक्ट्रॉन डालो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, आवरण प्रभाव इसका बढ़ता ही नहीं है। लेकिन नाभिक की शक्ति तो बढ़ रही है भैया, नाभिक की शक्ति तो बढ़ रही है। तो नाभिक क्या करता है? बाहर के कोष को तेजी से अंदर की ओर खींच लेता है, जिसके कारण क्या होता है? एटम का साइज घटता जाता है। जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके नाभिक में जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? इनके जो इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी, इनके जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक में जाते हैं। नाभिक की शक्ति बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं, तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस आवरण प्रभाव पे। तो आवरण प्रभाव कमजोर होने के कारण ये जो होते हैं अंदर की ओर तेजी से खिंच जाते हैं, और यही कारण होता है लेंथेनाइड संकुचन में साइज कम होने का। ठीक है बेटा, तो ये देखो हमने चित्र बना दिया, यहाँ लिख भी दिया, जहां समझेंगे। देखो, लेंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक साइज घटता है क्योंकि एफ ऑफ कोर्स का आवरण प्रभाव कमजोर होता है। बताया नहीं होता है आवरण प्रभाव कमजोर होता है, एफ ऑफ कोर्स का आवरण प्रभाव कमजोर होता है। ठीक है ना। और क्या है बेटा? और नाभिक की शक्ति बढ़ती ही जाती है। ये बताया था तुम्हारे लिए कि नाभिक की शक्ति बढ़ती जाएगी, कहा था नहीं? कहा था कि नाभिक शक्ति बढ़ती जाएगी, है ना। और नाभिक की शक्ति बढ़ती जाती है जिसके कारण बाह्य कोश अंदर की ओर खींचे जाते हैं।
नाभिक की शक्ति बढ़ेगी यार, सीधी सी बात है कि यहाँ पे जब पॉजिटिव पावर बढ़ेगी तो ये बाहर के कोश अंदर की ओर खिंचे जाते हैं, जिसके कारण साइज छोटा होता जाता है, जिसे लेंथ संकुचन कहते हैं। ठीक है ना। और नाभिक की शक्ति बढ़ती जाती है, जिसके कारण बाह्य कोश अंदर की ओर खिंच जाते हैं और एटॉमिक साइज घटता जाता है। इस घटना को ही लेंथ संकुचन कहते हैं। ये बहुत विस्तार से मैंने आपको समझाया है बेटा, ठीक है ना। अब अगला इसमें क्वेश्चन ये एडिंग था कि सर ये बताइएगा जो कारण क्या है कि जो संकरण तत्वों के जो आयंस होते हैं वो कलरफुल होते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखो भैया, सीधी सी बात है, संकरण तत्वों में अनेक यौगिक रंगीन होते हैं या अनेक आयन रंगीन होते हैं क्योंकि इनमें डीडी ट्रांजिशन पाया जाता है, डीडी संकरण पाया जाता है। आप जय सर जी डीडी संकरण का है जो समझा दो बेटा। देखो आंसर तो बता दिया मैंने जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग, डीडी संकरण क्या है विस्तार से उसको थोड़ा समझ लेते हैं यार। चलो देखो डीडी संकरण क्या होता है, देखो ये डायग्राम समझाएगा संकरण का, ठीक है। चलो मैं आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो बेटा, जैसे कि ये डी ऑर्बिटल है, ये क्या है? डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अब हमारे यहाँ लिगेंड भैया आते हैं, लिगेंड भैया आते हैं अटैक करने के लिए, लिगेंड भैया अटैक करने के लिए, तो डी ऑर्बिटल गुस्सा में आकर के ये उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, फिर उत्तेजित अवस्था आकर के दो भागों में टूट जाते हैं, ऐसे ही टूट जाते हैं दो भागों में, ये दो भागों में टूट गए बेटा, ये ठीक है ना, ये दो भागों में टूट गए हैं। अब होता क्या है, इनका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कूद करके ऊपर जाता है इस तरीके से, और कुछ देर रुकता है, जिसका 60 सेकंड रुकता है, फिर ये नीचे आता है। तो ऐसे करते समय ये कुछ विकर्ण निकालता है, क्या करता है? विकर्ण निकालता है, जैसे अगर हमें कलर दिखाई देते हैं, और इलेक्ट्रॉनों का जो ऊपर जाना, नीचे आना, ऊपर जाना, नीचे आना, वो कहलाता है डीडी ट्रांजिशन। क्या कहलाता है बेटा? डीडी ट्रांजिशन। समझ में आया? तो इस घटना को डीडी ट्रांजिशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनों का एक कक्ष से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आना, ये बोला जाता है डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनों को ऊपर जाना फिर नीचे आने का डीडी ट्रांजिशन कहलाता है। और इस समय जो इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जाते हैं ना, तो अपना कलर इमिटेट करते हैं, इसी कारण हमारे लिए कलरफुल रंगीन यौगिक दिखाई देते हैं। तो कोई भी तुमसे कहे, कोई कहे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कलर दिखाते हैं, क्यों? तो आप उसका सीधा सा आंसर देंगे छोटा सा डीडी ट्रांजिशन के कारण। तो डीडी ट्रांजिशन मैंने एक्स्ट्रा करके समझा दिया है यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ पे डायग्राम बताने को कहा नहीं था ना, तो ये तो कहा था विस्तार बताइए, लेकिन फिर भी हम आपको समझा रहे हैं इसके लिए, ठीक है। चलो इसका बेटा देखो थोड़ा सा विस्तार से भी लिखा हुआ है। डीडी ट्रांजिशन की घटना से सनलाइट T2G ऑर्बिटल पर गिरती है, एक्स्ट्रा आई है, ठीक है। देखो बेटा T2G ये है, T2G भैया नीचे वाला T2G है। सनलाइट जब यहाँ पे पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेकर के ऊपर चला जाता है, फिर थोड़ा ऊपर रहता है, फिर नीचे आता है, इसको बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन, ठीक है। तो वो लिखा हुआ है, देखो डीडी ट्रांजिशन की घटना में सनलाइट T2G ऑर्बिटल पर गिरती है, तब इसके इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल में जाते हैं, फिर EG ऑर्बिटल से फिर वापस आते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन जिस रंग की लाइट को अवशोषित करता है उसी रंग का एलिमेंट्री कलर उत्सर्जित होता है, जिस कारण हमें डीडी ट्रांजिशन, जिस कारण हमें ट्रांजिशन एलिमेंट के जिस कारण हमें ट्रांजिशन एलिमेंट के आयंस या कंपाउंड कलरफुल दिखाई देते हैं। इसका ये फाइनल आंसर रहा, ठीक है। अगला है सहसंयोजन यौगिकों में सहसंयोजन आबंध सिद्धांत मतलब बीबीटी को समझाइए। बड़ा आसान है, एक कक्षा 11 में पढ़ी होगी तुमने बीबीटी क्या है। पॉलिंग एंड स्लेटर नामक साइंटिस्ट ने ये दी थी, ठीक है बेटा। तो मेटल आयन अपने संयोजी कोष में उचित ऊर्जा के उतनी ही रिक्त ऑर्बिटल खाली कराते हैं जितना कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। तो बेटा कितने ऑर्बिटल खाली होंगे? जितना कि कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। खाली होंगे क्यों? तो पता है यार, देखो ना, ये डी ऑर्बिटल है, ये मान लीजिए डी ऑर्बिटल है, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे लिगेंड भैया अटैक करने के लिए आ रहे हैं, जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे होंगे तो खाली हो जाएंगे फटाफट। कितने खाली होंगे? जितना इसका एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लिगेंड्स अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल को दे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है बेटा, ये डी ऑर्बिटल का है, ये N-1D, NS, NP, ND, ये लिगेंड्स आता है, ठीक है। तो अटैक करता है, तो ये दिखाया हुआ है। सुनिए ध्यान से, देखो बेटा, अगर मान लीजिए इतना ऑर्बिटल ये है, ये ठीक है ना, ये इतना जो इतना है ये कहलाता है, तो यहाँ D2 है, क्या है? D2, ठीक है। यहाँ पे S है, D2S, और P3 है, जो D2sp3, ठीक है। और ये कहलाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर बाहर का साइड संक्रमित होता है तो ये कहलाता है बेटा क्या है? S है, P3 है, sp3d2, ये कहलाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो और ये क्या होता है बेटा? ये तब होता है जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैक करता है, ठीक है।
जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैक करता है तो ये वाला होगा बेटा, जब वीक फील्ड लिगेंड अटैक करता है तो ये वाला होगा, ठीक है ना। चलो देखो बेटा, लिखा हुआ है जब n-1 सब सेल के ऑर्बिटल हाइब्रिड हो जाते हैं तब d2sp3 और तब कॉम्प्लेक्स को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ऐसा तब होता है जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और जब n d सब सेल के ऑर्बिटल हाइब्रिड हो जाते हैं तब sp3d2 प्राप्त होता है। कॉम्प्लेक्स को आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ऐसा तब होता है जब पीक और फील्ड ऑर्बिटल आते हैं, ठीक है बेटा। जो C और N डोनर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, और हाइड्रोजन जिसमें C और N होता है बेटा, कैसे होते हैं वो जो डोनर जो जिसके पास C और N डोनर लिगेंड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, तथा हाइड्रोजन डोनर लिगेंड्स वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, ठीक है ना। चलो अगला जो क्वेश्चन है बेटा, छठा वाला जो है वो बड़ा क्वेश्चन है, वो देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। अच्छे से कमेंट कर देना भाई, अच्छे लगा वीडियो, ठीक है, बाय बाय।